हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या यूँ कहे हाइड्रोलॉजी को स्टार्ट किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इरिगेशन के अंदर। हालांकि इसको नए सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है, लेकिन आप लोगों के कोर्स के अंदर हाइड्रोलॉजी को इरिगेशन में इंक्लूड किया हुआ है। तो थोड़ा सा ही टॉपिक है, इसको पढ़ लेते हैं हम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, चलिए हाइड्रोलॉजी के बारे में हमने पहले पढ़ा था। क्या होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैसे होती है। ले दे के जो भी पानी का अकरेंस हो रहा है अर्थ पे बारिश के रूप में, या पृथ्वी से पानी का बादलों में कन्वर्जन होना, और पानी का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, वो हाइड्रोलॉजिक साइकिल के रूप में हमने उसको पढ़ा था। या यूँ कहे पानी के मूवमेंट को हाइड्रोलॉजी कहा जाता है। अब किसी पर्टिकुलर जगह पर जो भी हाइड्रोलॉजी का जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, उसके टाइप का पता होना चाहिए और उसका मेजरमेंट भी ज़रूरी है। और मेजरमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि अलग अलग समय पर अलग अलग बारिश का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके, ताकि किसी पर्टिकुलर जगह पर यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि यहाँ पे अकाल पड़ने की संभावना ज़्यादा है, नॉर्मल बारिश होने की ज़्यादा है, या बाढ़ होने की ज़्यादा है। तो एग्जैक्ट कोई डाटा हम कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इस साल इस जगह पे सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी। ये पिछले कुछ सेंसस में, यानी कई दशकों के रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करके उनको एनालाइज करके ऐसा कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, हिंदी में इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती है और कैसे इसको मेज़र किया जाता है। ये सारा आज हम हमारे इस लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बारिश होती क्यों है। देखो, होता है क्या है, जब इन्वायरमेंट में, वातावरण में गर्म, नमी युक्त और अनस्टेबल एयर मास का निर्माण होता है, यानी हॉट एयर डेवलप हो और जिसमें ह्यूमिडिटी हो और वो अनस्टेबल होती है, तो वो बारिश के रूप में फिर ज़मीन के नीचे ऊपर बरसती है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जितने भी निचले हिस्से होते हैं पृथ्वी पे, वहाँ पर गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणों का सीधा प्रभाव रहता है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो उसके आसपास एनवायरनमेंट की हवा गर्म होनी शुरू हो जाती है, और वो नमी युक्त हवा धीरे धीरे, क्योंकि हल्की हो जाती है गर्म हवा, तो ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। और ऊपर उठने में जो एनर्जी होती है गर्म हवा की, वो लॉस्ट हो जाती है और वो ठंडी हवा में कन्वर्ट हो जाती है। और बाद में ये ठंडी हवाएं जब इकट्ठी होने लग जाती है तो इनके अंदर भार अधिक हो जाता है पानी का, और वो कंडेंस होकर पानी की बूंदों का निर्माण करती है बड़ी बड़ी, और वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर बरस जाती है। और जो पृथ्वी के वातावरण, पानी वातावरण में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में ऊपर उठता है। ये ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पानी किस रूप में वातावरण में होता है। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एक बहुत छोटे अणु के रूप में होता है, जिसमें नमी के साथ साथ कई प्रकार की इम्प्योरिटी जैसे सैंड, डस्ट, दूसरे कुछ केमिकल जैसे दूसरे महीन पार्टिकल्स है वो रहते हैं। जब इन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर, तब ये खतरनाक बरसात जैसे एसिड रेन वगैरह को भी डेवलप करती है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के कारण ही जो बादल का रंग होता है वो काला दिखता है हमें बारिश के सीजन में, मानसून के रीजन में, और वो वहाँ पे बारिश जो होती है आपकी अत्यधिक होती है, क्योंकि वो पर्टिकुलर मैटर क्या होता है, बादलों को भारी बनाते हैं। बात करते हैं रेनफॉल के प्रकार। सबसे पहला आता है कन्वेंशनल रेनफॉल। ये जो नेचुरल प्रोसेस है, पृथ्वी की सतह पर गर्मी पड़ने से जो बारिश होती है उसको बताता है। सूर्य के कारण पृथ्वी की सतह गर्म होने लगती है, जिस कारण वहाँ की सतह और वातावरण में मौजूद हवा गर्म हो जाती है।
क्योंकि ये गर्म हवा हल्की होती है और उसका डेंसिटी भी कम होती है, घनत्व यानी डेंसिटी, तो वो ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने में जो एनर्जी खर्च होती है तो ये वापस हवा ठंडी हो जाती है, और इस गर्म हवा का ठंडी हवा में कन्वर्ट होना एडियाबैटिक कूलिंग कहलाता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है कि एडियाबैटिक कूलिंग क्या होती है। गर्म हवा का ठंडी हवा के अंदर कन्वर्ट होना एडियाबैटिक कूलिंग कहलाता है। और ठंडी हवाएं क्योंकि भारी होती है तो अपने अंदर जो नमी है उसके बाहर को सहन नहीं कर पाती, कंडेंस होकर बारिश के रूप में बरस जाती है। अब एक चीज यहाँ पे बहुत समझने वाली है कि जहां से जो बादल बनते हैं क्या वो वहीं बरसते हैं या दूसरी जगह जाके बरसते हैं, तो ऐसा नहीं है। बारिश के बरसने में और बादलों के मूवमेंट में प्रेशर डिफरेंस का क्रिएट होना बहुत जरूरी है। निम्न वायु दाब, आपने कई बार पेपर में पढ़ा होगा, निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना तो वहां पर आपके बारिश की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि हमेशा कम दबाव वाले एरिया के अंदर क्या है, आपकी जो हवा है वो फ्लो करती है, बादल उसी जगह जाके सबसे पहले बरसते हैं। तो जब उमस वाला माहौल होता है उस टाइम जो होती है उमस बहुत ज़्यादा होती है, अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि वहाँ पे वायु दाब बहुत कम हो जाता है और ऐसी कंडीशन के अंदर बारिश होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जितने भी समुद्री इलाके हैं वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट होता है, इसीलिए आप देखेंगे केरल के जो इलाका है जहाँ पे सबसे पहले मानसून आता है या बंगाल की खाड़ी के आसपास का इलाका है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश का रहता है। और सबसे ज़्यादा बारिश की बात करें तो फिलहाल मेघालय का मौसिमराम करके जगह है, पहले चेरापूंजी हुआ करता था। मौसिमराम भारत की नहीं दुनिया की सबसे नमी वाले इलाकों में से है, सर्वाधिक बारिश होती है। यानी कई बार मानसूनी सीजन के अंदर एक महीने तक लोग सूरज नहीं देख पाते और बारिश इतनी ज़्यादा होती है, हमेशा बारिश होती रहती है वहाँ। ठीक है। ऑनोग्राफिक रेनफॉल, ऑनोग्राफिक रेनफॉल भारत में होती है। ठीक है। ऑनोग्राफिक बेल काम क्या होता है, एक एयर प्रेशर क्रिएट करती है, उस एयर प्रेशर के कारण बादल इकट्ठे होते हैं और इस एयर प्रेशर को क्रिएट कौन करता है, जो भी हमारे यहाँ पर पर्वत बने हुए बड़े बड़े, जैसे मैं बात करूँ भारत में एक ही सबसे इम्पोर्टेंट पर्वत है हिमालय पर्वत, और राजस्थान की बात करें तो अरावली पर्वत। तो इनके पैरेलल होने के कारण जो है बारिश है ना आगे क्रॉस नहीं कर पाती हवा को, और जो हवा की दिशा में बहने एरिया है, यानी ऐसे एरिया जो पर्वत के हवा वाली दिशा में है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ना कि उन एरिया में जहाँ पर हवा ना बहती है, यानी विपरीत दिशा में हवा के बारिश की संभावना कम रहती है। तो मैं बात करूँ राजस्थान की, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। राजस्थान को अरावली दो हिस्सों में बांटता है, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में हवा का दाब कम रहता है, मतलब हवा विपरीत दिशा में चलती है वहाँ पे, तो पश्चिमी राजस्थान में हमेशा कम बारिश होती है, जबकि उल्टी दिशा में अरावली के पैरेलल हवा चलती है, तो इसलिए वहाँ पे बारिश की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है ना। और भारत में अगर हिमालय का विस्तार ना हो, हिमालय पर्वत अगर नहीं होता तो हमारे यहाँ पर सबसे कम बारिश होती। तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हिमालय पर्वत जैसी चीज़ भारत में उपलब्ध है। और भारत में सबसे ज़्यादा ऑनोग्राफिक रेनफॉल होती है। क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज मैक्सिमम फाउंड इन इंडिया, तो आंसर है ऑनोग्राफिक रेनफॉल। एक डायग्राम की आपको समझाने की कोशिश की है। एक विंडवर्ड एरिया है, हवा के समकक्ष वाला इलाका, एक लीवर्ड एरिया जहाँ पे हवा पहुंच नहीं पा रही बीच में पर्वत के कारण, तो ऐसी जगहों पर बारिश कम होती है। आप एक छोटे से डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रंटल और साइक्लिक रेनफॉल। अब इसको समझने के लिए इस फिगर को देखते हैं। ये एक पृथ्वी का मैंने रफ डायग्राम बनाया है। जो ये सेंट्रल लाइन है ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। उसे 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे तो कर्क रेखा आएगी, 23.5 डिग्री नीचे जाओगे मकर रेखा आएगी। कर्क रेखा क्योंकि भूमध्य रेखा से पास में होती है
इसलिए यहाँ पर हवाएं कंपैरेटिवली ऊपर की बजाय गर्म होती हैं। तो गर्म हवाएं कर्क रेखा से आर्कटिक की तरफ ट्रेवल करना शुरू करती है। आर्कटिक के ऊपर बर्फ जमी हुई है, तो आर्कटिक से ठंडी हवाएं टुवर्ड्स कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक की तरफ मूव करना शुरू करती है। और जिस इलाके में ये ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं, तो वहाँ पर चक्रवात की स्थिति बनती है या फिर तूफान की स्थिति बनती है। और या यूं कहूँ, ऐसे एरिया जो कर्क रेखा के आसपास है या कर्क रेखा से जिनसे होके गुजरती है, उन एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं होती है। ऐसे एरिया को फ्रंटल एरिया कहते हैं। जैसे राजस्थान की बात करूं, बांसवाड़ा के सेंटर से और डूंगरपुर के साउथ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। राजस्थान में सर्वाधिक बारिश वाले जिले हैं ये। क्षेत्र माउंट आबू है, लेकिन जिले ये है बांसवाड़ा, ठीक है ना, सर्वाधिक बारिश होती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा क्या कंसेप्ट है। अब बारिश के प्रकार, मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि किस टाइप की होती है, किस रूप में गिरती है, वो है आपके रेनफॉल। जब बूंदों का आकार यानी पानी की ड्रॉपलेट्स का आकार 0.5 mm से 6 mm के बीच में हो, तो वो रेनफॉल कहलाती है। ड्रिजल, बूंदाबांदी, जब बूंदों का आकार 0.5 mm या उससे कम रहता है तो वो ड्रिजल कहलाती है, बूंदाबांदी कहते हैं। हेल, बड़े ओले जिनका साइज 5 mm से 50 mm का हो, वो हेल कहलाते हैं। ओलों को पैलेट्स भी बोलते हैं, लेकिन जब उनका साइज 50 mm के आसपास हो जाए तो वो हेल कहलाते हैं। स्लीट, ऐसे छोटे ओले जिनका साइज 5 mm से कम होता है और वो बारिश के साथ मिलकर गिरते हैं, उसे हम स्लीट कहते हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ऐसी बारिश होती है स्लीट वाली। कई बार मावट की जो वर्षा होती है उसके अंदर ओले गिरते हैं, तो उस टाइम वो 5 mm के जो पार्टिकल होते हैं, या यूँ कह सकते हैं बर्फ़ के ओले होते हैं, पानी के साथ मिलकर बरसते हैं स्लीट के रूप में। स्नोफॉल, जब धरती का तापमान जमाव बिंदु के आसपास होता है, तो ऐसी कंडीशन में पानी की बूंदें बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है और पृथ्वी पर गिरती है। क्योंकि बर्फ़ में ज़्यादातर हिस्सा आपका स्नो का रहता है, यानी गैस का रहता है, तो इसका जो वेट है लिक्विड रूप के अंदर कम रहता है, काफ़ी हल्की होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि हमें बारिश होती कैसे है, किस रूप में होती है, पढ़ लिया। अब इसको मेजरमेंट कैसे किया जाए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बारिश को मेजरमेंट कैसे किया जाए और कैसे पता चले कि बारिश कितने अमाउंट में किसी पर्टिकुलर जगह पर गिरी है। तो कई तरह के डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको आपको याद रखना है, जैसे ओम्ब्रोमीटर, प्लूमोमीटर, हीटियोमीटर। इनका डायरेक्टली आप रेनफॉल मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये रिकॉर्डिंग टाइप भी हो सकते हैं और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप भी हो सकते हैं। तो ये नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज क्या होते हैं, थोड़ा उनको डिटेल में पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कई बार या फिर छोटे ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से कवर अप करना है। सबसे पहले बात करता हूँ नॉन रिकॉर्डिंग टाइम गेज, रेन गेज। नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज की खासियत क्या है कि ये एक सिंपल सिंगल रीडिंग देता है एक पर्टिकुलर डे के अंदर। यानी आप अलग अलग टाइम के वेरिएशन के अंदर आप निकाल नहीं सकते कि कितनी बारिश हुई। यानी मैं ये नहीं कैलकुलेट कर सकता कि सुबह 6 बजे अगर 2 इंच बारिश गिरी तो 10 बजे कितनी गिरी। ये इसकी एक ड्रॉबैक है। और भारत में जो है एक साइमन टाइप रेन गेज है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो दिन के यानी सुबह के 8:30 बजे आपको बारिश की अमाउंट देता है। बाकी किसी टाइम पर आप रेनफॉल के अमाउंट को इसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये देखिए एक साइमन रेन गेज है, एक छोटी सी बोतल है और वो एक कंपाउंडर में पड़ी है, एक बीकर्स का कह सकते हैं। उसके ऊपर एक फनल यानी कीप लग रखी है। इसकी खासियत क्या होता है, इसे खुले इलाके में रखना होता है जहाँ पे कोई किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं हो, कोई बिल्डिंग का, कोई पेड़ का, ताकि इसका याद आ सके। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसका नाम याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इज यूटिलाइज इन इंडिया। तो आंसर है साइमन टाइप रेन गेज
और कब रीडिंग आती है इसमें? मॉर्निंग में 8:30 बजे आती है। अब आता है आपका रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। तो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज 3 रूपों में बंधा हुआ है। रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप से कैसे अलग है? इसमें आप अलग अलग टाइम वेरिएशन के अंदर बारिश के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो। यानी आप पता लगा सकते हो कि 9 बजे कितनी बारिश हुई तो 10 बजे कितनी बारिश हुई। तो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज में सबसे पहला आता है आपका टिपिंग बकेट रेन गेज। टिपिंग बकेट रेन गेज की खासियत क्या होती है? देखो एक फिगर देख सकते हो। एक झूला होता है पार्क में, आपने देखा होगा, सी सॉ वाला। तो उसकी खासियत क्या थी? जैसे एक तरफ वेट आता था, दूसरा हिस्सा ऊपर उठ जाता था। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम टिपिंग बकेट में भी होता है। एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में, इसमें आप देख सकते हो 2 बाल्टियाँ जुड़ी हुई है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। जब फर्स्ट नंबर ऊपर रहती है तो इसके अंदर जैसे 0.25 mm डेप्थ पानी भरता है, ये सेंट्रल हिंज से रोटेट हो जाती है और सेकंड जो आपका जो बीकर है या बकेट है वो फर्स्ट की जगह आ जाता है। यानी अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं जैसे 0.25 mm पानी इनके अंदर भरता है। तो इसमें सेंट्रल हिंज 2 विपरीत दिशा में व्यवस्थित बकेट जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक बकेट में 0.25 mm डेप्थ पानी आ सकता है। जैसे फर्स्ट बकेट में 0.25 mm पानी आ जाए तो फर्स्ट बकेट नीचे चली जाएगी और सेकंड बकेट पहले वाली का स्थान ले लेती है। और इस मेथड में अलग अलग समय पर रेनफॉल को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसकी खासियत क्या है? इसको निर्जन स्थान पर रखना चाहिए, जैसे जंगल वगैरह इलाका, वहाँ पे सही रहता है। तो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है 0.25 अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 माइनस T1 क्या है? इंटरवल है एक टिपिंग के बीच में। यानी एक बार पूरा पानी भरने पे जो रोटेट होता है उसमें लगने वाले टाइम को आप T2 माइनस T1 से समझ सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग गेज की फाइनल खासियत क्या होती है कि इसमें रेनफॉल डाटा को कंटिन्यूस प्लॉट किया जा सकता है। यानी अलग अलग समय पर आप रेनफॉल इंटेंसिटी को मेजरमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है वेइंग बकेट टाइप। अब इसमें अगर बारिश किसी इलाके पे लगातार हो रही है तो ऐसे इलाके पर आप जो है रेनफॉल मेजरमेंट कर सकते हो। इसमें कंटेनर होता है, नीचे दिख रहे हो, उसके नीचे एक स्प्रिंग बैलेंस लगी रहती है। जैसे पानी भरता है तो वो स्प्रिंग बैलेंस उसका वेट कैलकुलेट कर सकती है। और बाद में रेनफॉल और टाइम के बीच में एक मास कर्व प्लॉट करके भी हम रेनफॉल इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। इस मेथड की सबसे खास बात क्या है कि ये बारिश के साथ साथ बर्फ़ गिरती है तो उसको भी मेजर कर लेता है, क्योंकि बर्फ़ हो चाहे बारिश की बूंद हो, वो कहीं किसी कंटेनर में नहीं, दोनों का वेट तो सेम ही होगा, है ना। तो एक मास कर्व मैंने बनाया एक पर्टिकुलर टाइम पर कि कैसे रेनफॉल को मेजरमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, छोटा सा मैंने कोई लिया है, R1 टाइम T1 पे था, R2 रेनफॉल T2 टाइम पे गिरी। तो मैं रेनफॉल इंटेंसिटी को निकालने के इसमें मेरे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1 फार्मूला बेस्ड मेथड। इसमें क्या करेंगे, जो भी हमने वेट निकाला वेइंग बकेट में, जितना पानी की मात्रा इकट्ठी हुई उसका जो रेशो है मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के रूप में लिखेंगे, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 होती है, इससे वॉल्यूम आ जाएगा। और जब वॉल्यूम को वेइंग बकेट कंटेनर के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल या रेनफॉल डेप्थ को दिखाना शुरू कर देगी। इसी प्रकार से ऊपर प्लॉट किए गए ग्राफ से भी हम जब किसी पर्टिकुलर टाइम में जो आपकी रेनफॉल गिरी उसको इस फॉर्मूले से डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी डेल्टा आर कैसे आया, इस फिगर को देखेंगे। एक यहाँ पे 2 टर्म दिख रही है आपको, R2 माइनस R1। तो R1 टाइप पे T1 टाइम था, R2 रेनफॉल पे T2 टाइम था। तो R2 माइनस R1 टोटल रेनफॉल हुआ छोटा सा, और T2 माइनस T1 टाइम में, ये मैंने नीचे लिख रखा है, ये देख सकते हैं आप। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन में T2 माइनस T1। और इसका ये सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाना फार्मूला, यानी इस फार्मूले को इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी को।
जो ऊपर ग्राफ दिया है इसके स्लोप से भी डायरेक्टली मेजरमेंट किया जा सकता है रेनफॉल इंटेंसिटी का, यानी इसका स्लोप भी रेनफॉल इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका स्लोप 0 डिग्री हो जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेइंग बकेट मेथड में जब मास कर्व प्लॉट किया जाता है और उसका स्लोप 0 डिग्री आए तो वो किस टाइप की बारिश को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही है, इसका मतलब ये है। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं। नेचुरल साइफन गेज, इसमें क्या होता है, एक बीकर होता है, जैसे वो बीकर फुल होता है वो ऑटोमेटिक फ्लश हो जाता है, और ये ऑटोमेटिक फ्लश होने का सिस्टम साइफन में पाया जाता है, इसलिए इसको नेचुरल साइफन गेज कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी खासियत क्या है, सबसे ज़्यादा भारत में अगर रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इस्तेमाल होता है तो वो नेचुरल रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उभर के आता है हमारे सामने कि भारत में कौन कौन से नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग टाइप है। तो नॉन रिकॉर्डिंग तो था साइमन रेन गेज, और रिकॉर्डिंग टाइप है आपका ये नेचुरल साइफन रेन गेज। अब आपके सामने दिख रहा है कि ये जैसे पानी आया है ये बढ़ेगा, स्लो बढ़ते बढ़ते पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट को साइमन पॉइंट कहेंगे। जैसे साइमन पॉइंट पे पहुंचेगा पानी ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। तो इसमें भी टाइम और रेनफॉल मेजरमेंट करेंगे, और अलग अलग टाइम वेरिएशन में इस ग्राफ के स्लोप को मेजर करके आप रेनफॉल इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हो। तो ये कुछ हमारे मेथड थे रेनफॉल मेजरमेंट के, काफ़ी आसान से हैं, एक बार आप रीडिंग लेंगे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। मात्र 2 से 3 क्लास में मेरा इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी का टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं नया सब्जेक्ट है आपका एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग के साथ शुरुआत करूंगा। काफ़ी छोटा चैप्टर है, 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं स्टील के साथ शुरुआत करूंगा। दोनों ही छोटे सब्जेक्ट है, फिर हम खाली ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। डेली बेसिस पे 50-100 क्वेश्चन जो भी हैं कंटिन्यू करते रहेंगे और उनको डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल के साथ में वीडियो डालता रहूँगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।